सर्कुलर निकाला था 2007 में, उसमें ये कहा था कि बेनामी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जाए, बस, या किसी ने झूठी शिकायत की है, अगर वो झूठी पाई जाती है तो उसको बंद कर दिया जाए। ये 2007 का अपना राजस्थान सरकार का एक आदेश निर्देश है। RTPP एक्ट ये कहता है, सेक्शन 42, ये कहता है कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है, अगर कोई आपको अपने कर्तव्यों से हटाने के लिए या आपके कर्तव्यों को नेगेटिव रूप से प्रभावित करने के लिए कोई झूठी शिकायत करता है, तो उस व्यक्ति पर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उस शिकायतकर्ता पर जो झूठी शिकायत कर रहा है उस पर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 42 इसकी परमिशन देता है। और ये निर्णय भी आपको करना, ये निर्णय भी आपको ही करना। अब किसी भी निर्णय के खिलाफ अपील का प्रावधान है, उस पर भी आएंगे, अपील कैसे हो सकती है। लेकिन अभी ये कि इसमें हम राजकीय सेवकों को ये प्रोटेक्शन भी है कि अगर कोई हमें अपने कर्तव्यों को, हमारे कर्तव्यों की पालना में रोकता है, तंग करता है, परेशान करने की कोशिश करता है, बदनीयती से प्रयास करता है, उस पर 20 लाख रुपए तक का सीधा जुर्माना किया जा सकता है। अगर कोल्यूजन होता है, कोल्यूजन मतलब अगर राजकीय कर्मचारी और कोई प्राइवेट संस्था आपस में मिलजुल के कुछ करना चाहते हैं, कोई गड़बड़ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको नियम 41, नियम 43 देखने पड़ेंगे कि उसमें उन सभी के लिए 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल का प्रबंध ये भी किया हुआ। डीबारमेंट एक हमेशा से कंट्रोवर्शियल इशू रहा है सरकारी खरीद में। डीबारमेंट की डीबार किसको किया जाए, किसको नहीं किया जाए, क्यों किया जाए। देखिएगा 46 में इसको बहुत, सेक्शन 46 में सेक्शन एक्ट का रूल्स 2013, ठीक है। तो सेक्शन 46 मतलब एक्ट का सेक्शन 46, सेक्शन 46 में इसको बहुत ब्रीफ में बताया गया है कि आप डीबार किसको करेंगे, क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। हर चीज बहुत ब्रीफ में है लेकिन कंप्लीट है। ब्रेविटी संक्षिप्त करने में उसका जो सारभूत है उसको खत्म नहीं किया गया। सेक्शन 46 आपको डीबार करने के रास्ते, क्षमता, सब कुछ प्रदान करता। एक प्रावधान में लेना चाहूंगा अपील्स का। कोई भी बिडर, हमारे साथियों में अभी जो यहाँ पधारे हुए हैं, इनमें कुछ बिडर्स भी हैं, मैं अभी लिस्ट में देखा मैंने, जो राजकीय खरीद से जुड़े हुए रहते हैं। कोई भी बिडर अगर वो शासन के, विभाग के या प्रोक्योरिंग एंटिटी के किसी भी निर्णय से व्यथित है, उसको लगता है कि ये गलत हुआ, उसको लगता है कि नियम की पालना ये संस्था नहीं कर रही है, तो वो अपील कर सकता है। अपील किसको करेगा? जो बिड डॉक्यूमेंट में नाम दिए हुए होंगे, 2 नाम देने ही देने। बिड डॉक्यूमेंट में, हर बिड डॉक्यूमेंट में 2 नाम होंगे, 2 बदनाम होंगे, प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपील अधिकारी, उनके पास में अपील की जा सकती है। अगर पहली अपील से आप संतुष्ट नहीं होते तो दूसरी अपील की जा सकती है। सपोज दूसरी अपील से भी आप संतुष्ट नहीं होते तो फिर कोर्ट का रास्ता। और 2 अपील मेरा ख्याल है बहुत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपील सुनी जाएगी। अपील जो है ये क्वाजी जुडिशियल एक्टिविटी है, क्वाजी जुडिशियल एक्शन है, तो इसलिए अपील बहुत संजीदा और बहुत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुनी जानी है। इसलिए उम्मीद नहीं है कि उसके बाद भी कोई व्यथा रह जाए, फिर भी अगर रहती है तो फिर कोर्ट का रास्ता है। 2 अपील का प्रावधान इसमें किया हुआ। क्वेश्चंस में आप अपील पे कई सारे क्वेश्चंस हैं, अपील का ध्यान करिएगा। जब ये हाईडी का टाइम होगा ना, तब आपके पास में अगर वो एक्ट एंड रूल्स हों तो वो बढ़िया। अगर आपके मोबाइल पे इंटरनेट चलता हो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके फटाफट से डाउनलोड कर लें और उसको देख लें। मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, जैसे जीएफ इंडिया में अपन सुनते थे ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर, ये सब जीएफ इंडिया के। ये एक्ट 8 तरह के रास्ते बताता है, 8 तरह की मेथड्स बताता है जिससे आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। और शायद ही कोई ऐसी सिचुएशन हो, और आप मतलब ये आरटीपीपी, हमारा जो एसटीएफसी विंग है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, एसटीएफसी स्टेट प्रोक्योरमेंट फैसिलिटेशन सेल, जो आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन पे का ध्यान रखता है, उसकी तरफ से ये ओपन चैलेंज है। आप ऐसी कोई सिचुएशन बना के बताइए कि हमें ये खरीद करनी है और इसका प्रावधान पहले से ही हमारे एक्ट में नहीं। आप करिए भी मत, आप खाली सोच के बताइए, पूरी से पूरी स्थिति बताइए कि ये इमरजेंसी होगी,
माननीय परम माननीय प्रधानमंत्री जी दौसा जब पधार रहे थे तो कृषि विभाग में एक इमरजेंसी आई और वहाँ दिक्कत होनी थी, एकदम इमरजेंसी आई, माननीय प्रधानमंत्री स्वयं पधार रहे हैं। 15 मिनट में वो वित्त विभाग में बैठे और उनका समस्याओं को, सारी समस्याओं को उनका समाधान कर दिया कि ये रास्ते हैं, आपको ये करना है। और वो कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम, राजस्थान सरकार के बहुत अच्छे कार्यक्रमों में से एक रहा था। आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स प्रोक्योरमेंट के संबंधित जितनी भी तरह की आज आई हुई सिचुएशंस या आगे आने वाली सिचुएशंस हो सकती हैं, उन सभी के लिए ये 8 मेथड्स जो हैं ये पर्याप्त है। ओपन बिडिंग जो हमारा डिफॉल्ट मेथड है, डिफॉल्ट मेथड का अर्थ है कि मोस्ट प्रेफर्ड मेथड, सबसे ज़्यादा जो एक्ट फेवर करता है जिस मेथड को, वो है ओपन बिडिंग मेथड। हर चीज़ के लिए आपको ओपन बिडिंग में जाना। अगर आप ओपन बिडिंग में नहीं जाते हैं तो आप बाकी के मेथड्स में से कोई एक चूज कर सकते हैं जो आपको जरूरत लगता है, जो आपको लगता है मुझे इस रास्ते पे चलना है, लेकिन उसके कारण आपको लिखने पड़ेंगे। मेन रास्ता ओपन बिडिंग का है। ओपन बिडिंग क्या है? ओपन बिडिंग शायद अपन सब जानते हैं, ओपन टेंडरिंग जिसको बोलते थे। टेंडर और बिड, परचेज, प्रोक्योरमेंट, या थोड़े से चेंजेस हुए हैं और ये चेंजेस इस वजह से हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अब टेंडर वर्ड नहीं यूज किया जाता, उसको बिड बोला जाता। परचेज वर्ड नहीं यूज किया जाता, उसको प्रोक्योरमेंट बोला जाता। क्यों बोला जाता है? उसका एक सिंपल सा रीजन है, परचेज होती है सामान की, सामग्री की। किसी की सेवाओं को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप उसकी सेवाएं लेना चाहते हैं तो आप उसकी सेवाएं को खरीदेंगे नहीं, सेवाओं को खरीदेंगे नहीं, आप उसको, जो हमारा टेक्निकल वर्ड है बॉम्बे की भाषा में भी यूज होता है, भाड़ा, उन सेवाओं को आप भाड़े लेंगे, हायर करेंगे, किराए पर लेंगे। तो खरीद वर्ड यहाँ लागू नहीं हुआ। इन सब चीजों को, वर्क्स हैं जो अपने वर्क्स एग्जीक्यूशन होता है, वर्क्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, वर्क्स को खरीदा नहीं जाता। इन 2-3 चीजों की वजह से एक जनरल वर्ड ढूंढा गया कि एक ऐसा वर्ड जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, वो है प्रोक्योरमेंट। और प्रोक्योरमेंट की हिंदी लॉ की भाषा में उपापन है। लॉ के भी शायद 1-2 साथी हैं इसमें हमारी लिस्ट में। लॉ के मामले में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अगर वर्ड प्रोक्योरमेंट है तो उसकी हिंदी केवल और केवल उपापन ही है। लॉ की एक डिक्शनरी है जिसमें इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी वर्जन दिया हुआ है, उसमें अगर उपापन लिखा है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू विल हैव टू सरेंडर, उपापन ही है। मेथड्स में एक आपको बहुत महत्वपूर्ण मेथड को समझना भी है, इमरजेंसी में बहुत काम आती है, वो है सिंगल सोर्स। किसी भी तरह की इमरजेंसी, किसी भी तरह की ऐसी आवश्यकता के समय जब आपको लगता है कि मुझे इमरजेंट खरीद करनी है या मुझे कंफर्म पता है कि इसके अलावा तो ये कुछ बनाते ही नहीं है, वो खरीद करनी है, आप सिंगल सोर्स में जा सकते हैं। सिंगल सोर्स का अर्थ है केवल और केवल उस पर्टिकुलर जो बिडर है उसके पास जाए और उससे अपना सामान ले। नाम हम बार बार बोल रहे हैं हमारे एक्ट का, राजस्थान में उपापन में पारदर्शिता, उपापन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, कंपटीशन, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, ये हमारे एक्ट के आधारभूत तत्व यही हैं जो है सब कुछ इसमें है। कभी भी आपको लगे कि ये रूल या ये कानून में समझ नहीं पा रहा हूँ या कोई एक पर्टिकुलर लाइन पे मैं अटक गया हूँ, तो हाथ रखिए और ये बोलिए कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, अगर है डन है, उस एक्ट का, उस धारा का मतलब वही है। ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एफिशिएंसी है, इकोनॉमी है, ये चीजें अगर हैं तो हर नियम उसी दिशा में है। ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने एक पोर्टल बनाया है, राजस्थान का एक पोर्टल है, इसको अपन SPP के रूप में जानते हैं, स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा आधार आजकल IT है। कोई भी चीज़ आपको करनी है तो वो आपके वेबसाइट पे डाल दीजिए। वेबसाइट पे डालने का मतलब पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। हमने भी इसी को ध्यान में रखते हुए SPP स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पे आपके प्रोक्योरमेंट से संबंधित सारी चीजें रहेंगी, आपकी नोटिस इनवाइटिंग बिड। अच्छा, ये हमारे जो बिडर्स हैं वो भी ध्यान रखें, हमारे जो बिडर साहिबान बता रहे हैं आज, वो भी ये ध्यान रखें,
कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, टेक्निकल टर्म यूज करें, मैंडेटरी है कि किसी भी खरीद से संबंधित डॉक्यूमेंट NIB से शुरू करके, नोटिस इनवाइटिंग बिड्स से शुरू करके एंड तक, वर्क ऑर्डर के दिए जाने तक, हर स्टेप पर आर्टिकल इसमें SPPP पे डाला जाएगा। नोटिस इनवाइटिंग बिड डलेगी, बिड डॉक्यूमेंट्स डलेंगे। आप टेक्निकल कंपैरिजन बनाते हैं अपन सब हर खरीद में, वो डाले जाएंगे। फाइनेंशियल कंपैरिजन बनाते हैं, वो डाला जाएगा। किसी को आपने रिजेक्ट किया, उसको डाला जाएगा। हर चीज स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, वैसे आप ये देख रहे होंगे हमारे कई साथीगण पधार रहे हैं। 11:30 का समय जो आपके हाथ में पुस्तक है स्वाभिनय, उसमें कहा गया था कि 11:30 एग्जाम होगा। इन्होंने कहा कि एग्जाम के टाइम चल रहा है, सिंगापुर जाएंगे। RTPP एक्ट का एक अभिन्न अंग है SPPP पोर्टल। इस पोर्टल का आपको ध्यान रखना है। इस पोर्टल में हर स्टेप को आपको डालते हुए चलना। आप आगे आ जाए प्लीज। आगे नहीं आ रहे हैं, मेरे तरह बैक बेंचर्स में पड़ेंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु और, स्विस चैलेंज। एक आपने नाम सुना है, स्विस चैलेंज मेथड। स्विस चैलेंज मेथड का अपन ने नाम सुना है, सिर्फ हाथ उठा देंगे कि इन्होंने सुना है, डिटेल में नहीं जा रहा। स्विस चैलेंज मेथड एक नया मेथड है। भारत में बुद्धिमानों की संख्या अपार है। उनको मौके मिले नहीं मिले वो एक अलग बात है, लेकिन बुद्धि के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। लोगों के पास अपने आइडियाज हैं, लोगों के पास नई नई चीजें हैं। जैसे हम 22 गोदाम वाले पुलिया पे अगर चढ़ते उतरते हैं तो कई बार अपनी बात आपस में भी कर लेते हैं कि ये पुलिया अगर और आगे तक होती, मेट्रोपॉलिटन के बाद तक होती तो कितना बढ़िया रहता, ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं होती। ये एक आइडिया है। ऐसे बहुत से आइडियाज हम सबके पास में हैं। स्विस चैलेंज इन्हीं आइडियाज को आगे लाने में मदद करता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना आइडिया ला सकती है और आगे सरकार को बता सकती है कि साहब मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये आइडिया अच्छा लग रहा है, मुझे ये आइडिया अच्छा लग रहा है। और अब सरकार उस आइडिया को पसंद करे अगर, तो एक माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में कमेटी है, उसमें अगर वो अप्रूव हो जाता है तो फिर हम उसमें बिडिंग नहीं करते, फिर ओपन बिडिंग होती है उसी आइडिया के आधार पर। और जब वो ओपन बिडिंग पूरी हो जाती है और जो भी L1 आ जाता है उस रेट पे, उस जो ओरिजिनल आइडिया लेके आया था उसको ये कहा जाता है कि क्या आप इस रेट पे काम करने को तैयार हैं? ओपन बिडिंग पूरी हो चुकी है पूरे प्रोसेस से, क्या आप तैयार हैं? अगर वो तैयार है तो काम उसको दिया जाएगा, अगर वो तैयार नहीं है तो जो L1 है उसको दिया जाएगा। ब्रीफेस्ट तरीके से स्विस चैलेंज को इतना सा ऐसे समझाया जा सकता है। अब यहाँ एक हम ब्रेक लेंगे क्योंकि माननीय मंत्री महोदय को एक अन्य फंक्शन में पधारना है, तो उनसे अनुरोध रहेगा कि वो आके आशीर्वचन कहें, आपको संबोधित करें और हम सबको आशीर्वाद दें। मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है। नॉलेज कॉरिडोर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में मंच में उपस्थित अतिथि श्री कानावत जी, जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस मैडम उर्मिला जी, नॉलेज कॉरिडोर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट रमेश सांगला जी, जिनको भी सम्मानित किया अनिल गोटवाल जी,
आरटीपीपी एक्ट के बारे में अभी जो जानकारी दे रहे थे अनिल दीवान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सभा के साथियों, बहनों, छात्र एवं छात्रा, आज मुझे बहुत खुशी है कि कृषि विभाग का मंत्री होने के साथ साथ ऐसे कार्यक्रम में आने का मुझे मौका मिला है। और वास्तव में मैं यही सोच पा रहा था, GFR आरटीपी एक्ट, ये सब मेरे लिए नए भी नहीं है और अनुभव भी नहीं है, लेकिन मैं इतना निवेदन आपसे कर सकता हूं कि सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा संस्था के सभी पदाधिकारियों को, पूरी टीम को, जिन्होंने एक इतना अच्छा नवाचार और पहला स्टेप, पहला कार्यक्रम और इतना बृहद विजन, जिसकी जरूरत पूरे देश में, विदेश में और राज्य में दैनिक रूप से यूज आती है। और साथियों, मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि कानून बनते हैं, आप लोग सब विद्वान हो, कानून के बारे में जानते हो। अब तक 6456 से ज्यादा नियम, अधिनियम बने हैं, लेकिन वो कानून जब बनता तब तक कानून होता, उसके बाद में उसका फॉलो ढंग से नहीं होता, वो कानून सुनने से हो जाते हैं। और यही कारण हुआ कि राजस्थान की विधानसभा में एक ही दिन में कैबिनेट के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कानून थे जो उपयोगी नहीं रह गए थे, उनको निरसन करने की